नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविराज। आप सभी का स्वागत है डिकैडमी डिफेंस चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया था और ये क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9 है। इसी के साथ बाकी के चैप्टर्स भी हम कंप्लीट करेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैबिटेट, एडेप्टेशंस, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट और बाकी के एनिमल्स हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, इंसान कैसे अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सभी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन्हीं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना भी चीज़ हम इसमें पढ़ा रहे हैं वो सारा शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि इरेलीवेंट चीज़ हम इसमें स्किप कर रहे हैं, सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन हम पढ़ाएंगे। तो इससे दो फायदा होगा, पहला आपका और मेरा टाइम बचेगा और दूसरा है आपका रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो हम चाहेंगे 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाए या 20 मिनट की वीडियो बन जाए कोई एक चैप्टर पे, एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। तो सिर्फ रेलेवेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो बेसिकली सभी को पता है कि कैमल का जो लंबा पैर है उसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कैमल रहता है डिजर्ट एरिया में, गर्म जगह पे। तो गर्म जगह पे रहने से ज़मीन गर्म होती है, तो उसकी बॉडी, कैमल की बॉडी हीट ना हो जाए, इस रीज़न से उनका पैर लंबा होता है और वो ज़मीन से ऊपर रहता है उनका शरीर। तो उनका पैर लंबा होने का एक बेनिफिट हुआ कि बॉडी हीट नहीं होती है ज़मीन की गर्मी से। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, छोटे छोटे अमाउंट में वो एक्सक्रीट करते हैं। जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, छोटे अमाउंट में वो एक्सक्रीट करते हैं। डंग इज ड्राई, उनका गोबर सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, पसीना नहीं निकलता। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अभी देखो, जैसा कैमल का एडेप्टेशन है वो है डेजर्ट एरियाज में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पानी बचा के रखे। तो कैमल क्या करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट करता है, बॉडी से रिलीज करता है, जिस रीज़न से क्या है, बहुत लंबे टाइम तक कैमल जो है विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मछलियाँ कैसे सांस लेती है पानी में। तो पानी में इंसान तो सांस ले नहीं सकते, कोई जानवर सांस नहीं ले सकता, सिर्फ एक्वेटिक एनिमल सांस ले सकते हैं। तो मछलियाँ सांस लेती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिविंग इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट वही जगह है जहाँ पे जानवर रहते हैं, जानवरों का जो घर है वो हो गया उनका हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस और होम। ठीक, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो जमीन पर जो भी जानवर या जीव जंतु रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल्स, माउंटेन रीजन्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो 4 ऑप्शन रहेंगी, उसमें से एक रहेगा ग्रासलैंड, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रासलैंड। या उसमें से एक ऑप्शन रहेगी डेजर्ट, तो ऑप्शन क्या होगा? डेजर्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ को बाय हार्ट समझ लेना, याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है यूपीएससी। ये पूरे पैराग्राफ में एक्लिमेटाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो समझते हैं एक्लिमेटाइजेशन होता क्या है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ चेंजेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनके सराउंडिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी से ठंडी, ठंडी से शरद, शरद से वर्षा ऋतु, तो ये सब सराउंडिंग्स में चेंजेस हो रहे हैं। इन द सराउंडिंग, फॉर इंस्टांसेस, इफ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन। अगर हम प्लेन पे रहते हैं लेकिन हम सडनली क्या किया, हाई माउंटेन, समझ लो हमारा ट्रिप बन गया मनाली, ले या लद्दाख वगैरह जगह का, तो ट्रिप बना तो हम हाई माउंटेन एरिया में जाएंगे। वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस में भी इशू होंगी। फॉर सम डेज वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, हमें सांस बहुत तेज तरीके से लेना पड़ेगा जब हम हाई माउंटेन पे होते हैं। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन ऑन हाई माउंटेन्स, सच स्मॉल चेंजेस टू दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लिमेटेशन। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, जब भी कोई इंसान प्लेन से हाई माउंटेन एरिया पे जाता है या कोई ऐसे माहौल में जाता है जिससे वो घुला मिला नहीं है, प्लेन में समझ लो कि प्लेन हम ये एरिया हो गया और माउंटेन एरिया हो गया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और वेदर चेंजेस होते हैं। माउंटेन के जो लोग हैं उन्हें इस सब से कोई इशू नहीं होगी, बट जो वहाँ प्लेन के लोग जाएंगे उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी,
वेदर इशू की वजह से बुखार लगेगा, कुछ भी होगा, तो उन्हें स्टार्टिंग में ये इशू होगी, बट आफ्टर सम डेज 5 to 6 डेज या 1 वीक वो क्या करेंगे, वो उस कंडीशन में, वेदर कंडीशन में एडेप्ट हो जाएंगे। तो जो एडेप्टेशन का जो प्रोसीड्यूर है ना, उसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो कोई भी इंसान अपने नेचुरल हैबिटेट से निकल के किसी और ऐसे हैबिटेट में जाता है और फिर उसे कुछ दिनों दिक्कत होती है, फिर आफ्टर सम टाइम वो जीव उस माहौल में अडेप्ट हो जाता है जो उसके लिए नया है अभी, तो उसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। फिर यहाँ पे समझते हैं एक्वेटिक हैबिटेट क्या है। जैसे मैंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बताया, वैसे एक्वेटिक हैबिटेट जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं, वाटर बॉडीज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओशियन, लेक्स, रिवर्स, तो उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। फॉर एग्जांपल फिश हो गया, शार्क हो गया, व्हेल हो गया, ठीक है, तो ये सारा हो गया एक्वेटिक हैबिटेट में। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी जीव जंतु जीवित है, जिसमें भी लाइफ है, तो वो हो गया बायोटिक कंपोनेंट, और जिनका हैबिटेट है मतलब घर है, तो सारा हो गया बायोटिक कंपोनेंट। और जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, वो हो गया अबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल वुड, चेयर, बोर्ड, टेबल, कॉफ़ी, कुछ भी जो हो गया ना, वो सारे हो गए अबायोटिक कंपोनेंट। आगे देखते हैं कि जर्मिनेटेड सीड्स, यहाँ पे स्प्राउट्स की बात करी गई है। तो स्प्राउट्स होता क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जब भी आप चना वगैरह, चना या ग्रेन्स कोई भी होती है, उनको भिगो के रख दोगे, चना या मूंग दाल, तो आफ्टर सम डेज उसमें क्या आता है, व्हाइट कलर की एक सब्सटेंस आ जाती है, कुछ इस प्रकार की। समझ लो ये चना है तो व्हाइट कलर की सब्सटेंस आ जाएगी, तो वो जो होता है स्प्राउट्स होता है, ठीक है। तो स्प्राउट्स होने का मतलब क्या है, ये इंडिकेशन है फॉर जर्मिनेशन। इंडिकेशन है फॉर जर्मिनेशन मीन्स वो जो सीड है, वो जो चना है, वो जर्मिनेट हो चुका है और वो प्लांट बनने के लिए तैयार है। इसी तरह से यहाँ पे ये इस साइड राइट साइड के पैराग्राफ में कुछ नहीं है सब पढ़ने लायक, सो हम इस पार्ट को स्किप करेंगे और सीधे डायरेक्टली रेलेवेंट पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जैसे डेजर्ट, हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट पेज में कि डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, ये सारे आ गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। फिर यहाँ पे आप देखो कि डेजर्ट प्लांट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। अब कैक्टस वगैरह जो प्लांट है डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं, वो अपना पानी कैसे बचाते हैं, क्योंकि प्लांट को भी तो पानी की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही मिनिमम वाटर में किस तरह सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में, वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो कह रहा है कि डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन जिसे पता नहीं है मैं बता दूँ, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट लूजेज वाटर। जैसे प्लांट के अंदर जो पानी है ना, वो अपने पत्ते के थ्रू या किसी भी स्टेम्स के थ्रू वो वाटर को एजैकुलेट कर देते हैं और वो वाटर रिलीज करता है। तो प्लांट से पानी जो रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वेरी सिंपल। अब पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। डेजर्ट प्लांट लूजेज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक, डेजर्ट प्लांट बहुत ही कम पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस करती है। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो डेजर्ट प्लांट में जो लीफ होती है, पत्ते होते हैं, आइदर पत्ते होते हैं या एब्सेंट होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं या कांटों की प्रकार में होते हैं, कांटों की शेप में होते हैं। समझ लो ये डेजर्ट प्लांट है, तो इसमें अगर पत्ते होंगे तो पत्ते हुए, या छोटे पत्ते हुए, बहुत ही छोटे पत्ते हुए, या उसमें क्या होंगे, स्पाइंस होंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब था यहाँ पे। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इस रीजन से ये जो पत्ते हैं नहीं है या कांटे बने हुए हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो वे में होता है और उनका वाटर जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर सी यू इन कैक्टस इज इन फैक्ट द स्टेम। तो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है कैक्टस में, वो एक्चुअली में स्टेम है। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द कैक्टस इज डैश। अब डैश के उसमें ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा स्टेम होगा और रूट्स होंगे और बाकी के दो ऑप्शन होंगी, स्पाइंस होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो स्टेम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर दूं, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस, कैक्टस में जो पत्ते जैसे चीज दिखता है वो क्या है एक्चुअली में, वो स्टेम है। ठीक, फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स। तो फोटोसिंथेसिस, इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज कैरिड आउट बाय क्वेश्चन मार्क एंड 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक रहेगा स्टेम्स। तो आंसर क्या होगा, स्टेम्स। सो क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑन द फॉलोइंग कैरीज फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट। आगे मूव ऑन करते हैं। स्टेम्स इज ऑल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टी। तो स्टेम्स जो है, स्टेम्स में थोड़ी सी थिक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, थिक वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे पोर्स होती है ना, पोर्स,
किसी भी पत्तों में आप देखोगे, पत्ता या स्टेम्स में, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पोर्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है, थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर की वजह से पोर्स क्लोज हो जाता है, हेंस ट्रांसपीरेशन जो है बहुत ही स्लो वे में होती है, एंड देन वो वाटर बहुत कम लूज करते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव टू रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट जो हैं उनके रूट जो है ना बहुत नीचे ज़मीन में जाते हैं, सो दैट कि उनको पानी मिले, क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो आपको पानी के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो प्लांट्स जो है ये ट्रेंड है, प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेंड है, उनका रूट्स जो है बहुत स्मार्ट रहता है रूट्स, और वो एकदम नीचे जाती है पानी के लिए। मूव ऑन करते हैं माउंटेनियस रीजन पे। माउंटेनियस रीजन का आप पढ़ेंगे क्या है एक्चुअली में, तो ट्रीज ऑफ द माउंटेन्स हैबिटेट। तो माउंटेन हैबिटेट का जो ट्रीज है वो कैसा दिखता है, वो इस तरह दिखता है, कुछ ट्राइंगल शेप का, जैसे आपने क्रिसमस में देखा होगा, पाइन्स होते हैं, बर्चेस होते हैं, तो ये सारे हो गए ट्रीज इन माउंटेनियस रीजन। अब इनके जो आप पत्ते देखेंगे ये होती है निडल टाइप, इनका जो पत्ता होता है ये होता है निडल टाइप। क्यों होता है यहाँ पढ़ेंगे, हम समझेंगे इस चीज़ को। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक, दिस हेल्प्स द रेन वाटर टू स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। आप होप आप समझ गए होंगे कि निडल होने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जो रेन वाटर होती है या जो स्नो उस पर जम जाती है, अब ऑब्वियस बात है कि अगर माउंटेन पर ये पौधा है, माउंटेन पर ये प्लांट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्नोफॉल होगी, तो स्नोफॉल की वजह से क्या है, पत्तों पे ना भारीपन आ जाता है, पत्ता पर स्नो जमता है और वो भारी हो जाता है, हेंस उसको स्लाइड करने में ईजिली वो आराम से शेड हो जाए स्नो, इसी वजह से का जो लीव्स है वो निडल शेप में होती है। होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया हो। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो कि पैंथर हो गया, और फिर याक हो गया। होप आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पे आप देख सकते हो लेपर्ड, होप आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पे आप देख सकते हो ये लेपर्ड, अरे यार, होप आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पे आप देख सकते हो लेपर्ड है, याक है, शीप है, सॉरी शीप नहीं, गोट है। तो एक्चुअली कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी जानवर है ये रह रहे हैं माउंटेन रीजन पे, तो माउंटेन रीजन पे रहने की वजह से इनके पास तो कोई कंबल देने आएगा नहीं कि भाई तुम कंबल ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लगेगी, पहाड़ पे रहते हो तुम लोग, ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो गॉड इज सच अ थिंग कि उन्होंने इस तरह एनिमल का बिल्ड किया है अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन, तो उनकी बॉडी में ना ऑलरेडी एक फर जैसे कंबल की तरह एक फर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलेटेड रहती है, एंड फिर उनको ठंड लगने में, ये सब होने में कोई इशू नहीं होता, ठंड जितना भी लगे बट ये अपने में गर्म रहते हैं। इसी तरह से याक है, इसी तरह से शिप है। तो यहाँ स्टेटमेंट का मतलब यही है कि दे हैव अ थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जांपल याक्स हैव लॉन्ग लेयर टू कीप देम फ्रॉम वार्म, स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो। और ये माउंटेन गोट जो है ना, इनका भी कुछ इसी प्रकार का है। अब सोचोगे कि माउंटेन गोट माउंटेन पे कैसे चढ़ती है, बट ये चढ़ लेते हैं क्योंकि इनका पैर जो है बहुत ही उसी तरह से बना होता है ग्रिप बनाने के लिए माउंटेन एरियाज में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, अगर आप ठीक ठीक से पढ़ोगे, पूरा फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। बहुत ही क्विक वे में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। तो लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स। अब हम पढ़ेंगे लायंस के बारे में। तो लायंस के स्पेसिफिकेशन क्या है, लायंस क्लॉज का मतलब हो गया नाखून, ठीक है। तो लायंस के जो नाखून होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं, बट वो कब दिखते हैं, जब वो अटैक करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। तो उंगलियों के अंदर छिप जाते हैं वो नाखून, बट जब भी वो अटैक करने जाता है तो एक्समैन की तरह, आपने देखा होगा अगर एक्समैन, तो एक्समैन की तरह वो पंजे निकल जाते हैं और वो सारे बड़े बड़े नाखून बाहर दिखते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर, इट हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। एक्चुअली यहाँ पे लायन का स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि लाइट ब्राउन कलर होता है लायन का, ऑब्वियसली। इट हेल्प्स इन हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। अभी देखो जैसे आर्मी का जो आर्मी मैन होते हैं तो उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो काफ़ी कैमोफ्लेज होता है, पत्ते या झाड़ियों की तरह होता है, सो दैट कि दुश्मन उन्हें ना नोटिस कर पाए। वही चीज़ यहाँ पे इनके साथ है कि इनका जो बॉडी कलर है ये ग्रासलैंड का कलर, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रासलैंड का कलर है और ये इनका बॉडी कलर है, बहुत ही मैचिंग है, सो दैट कि जो प्रे मतलब जो हंट होने वाला, जो मरने वाला शिकार, वो देख के भाग ना जाए। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो शेर का जो आँख है वो बहुत ही आगे रहता है, दोनों आँख जो है आगे रहता है, जिसकी वजह से शेर ना बहुत ही कैलकुलेटेड एक लोकेशन अपने शिकार का निकाल सकता है और वो कैलकुलेटेड लोकेशन के थ्रू ही वो शिकार करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे डियर का स्पेसिफिकेशन क्या है।
शिकारी का तो पढ़ लिया, आप शिकार जो बन रहा है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किस तरह बच सकता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। अच्छा ठीक है, तो प्रेडेटर के बारे में डियर कैसे पता करेगा? तो एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम टू बिकम नॉट देयर प्रे। ठीक है, इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। ओके, सो डियर का जो कान है वो बहुत लंबा होता है, सो दैट कि ये जो प्रेडेटर का मूवमेंट है, प्रेडेटर मतलब शिकारी, तो शिकारी का जो मूवमेंट है वो पता कर पाए कि किस तरह शेर आ रहा है या किस साइड में शेर है, या चीता है या लेपर्ड है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। तो डियर का जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वो चीता को भी कभी कभी चकमा दे देता है। तो इसी रीज़न से डियर के कुछ प्रोज हैं ये, लेकिन कॉन्स भी है। इसी तरह से लायंस के भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है। लायंस जो होते हैं वो हैवी वेट होते हैं, जिसकी वजह से इनका क्विक रिएक्शन होता है, बट स्पीड ज़्यादा नहीं होता, रनिंग में स्पीड ज़्यादा नहीं होता, बट डियर का स्पीड ज़्यादा होता है, हेंस ये बच जाते हैं कभी कभी, बट कभी कभी क्या है, मर भी जाते हैं। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, जैसे मैंने आपको बताया एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है, वाटर बॉडीज में जो जीव रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ओके, स्क्विड्स मतलब ऑक्टोपस की तरह ही दिखते हैं, उनके भी कुछ 8 लेग होते हैं, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। तो जैसे मछलियों का मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मछली का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। उसी प्रकार से ऑक्टोपस का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, उनके तो 8 पैर निकले होते, तो स्ट्रीमलाइन कहाँ से हुए, जबकि स्ट्रीमलाइन तो होता है ये शेप। ठीक है, तो 8 पैर होने से स्ट्रीमलाइन कैसे हुए? बट दे स्टे डीपर इन द ओशन। ओके, समुद्र के बहुत ही गहरे जगह पे रहते हैं वो, नियर द सी बेड एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। तो बहुत ही समुद्र के गहराइयों में रहते हैं और ऑलमोस्ट समुद्र का जो सतह है उससे क्लोज कांटेक्ट में रहता है ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स, और इसी तरह से वो अपना प्रे वहाँ पे हंट करता है। और कहने का मतलब यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्ट्रीमलाइन शेप उनका नहीं है। तो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है तो मूव कैसे करते हैं? तो मूव करते वक्त क्या होता है, वो स्ट्रीमलाइन शेप अपना बना लेते हैं। तो स्क्रीन में देख के आप समझ रहे होंगे स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है। और इसी तरह से ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर बॉडीज में मूव करते हैं, ओशन में मूव करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि दिस एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि मछलियां जो होती है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है पानी में, इंसान जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, बट ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स कैसे लेते हैं? तो वो भी गिल्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। इसी के साथ एक और फैक्ट बता दूं, जो ब्लू व्हेल होती है या जो आपका डॉल्फिन हो गया, वो गिल्स के थ्रू सांस नहीं लेता, दो वो वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, बट वो गिल्स के थ्रू सांस नहीं लेते। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे लेते हैं सांस। बट ऑक्टोपस एंड स्क्विड जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स ब्रीथ इन वाटर? तो आंसर इज गिल्स। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव, अभी क्या नहीं है उसके पास? गिल्स। तो डॉल्फिन्स एंड ब्लू व्हेल्स के पास गिल्स नहीं है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो आपने देखा होगा ना कितने बार नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल पे कि ब्लू व्हेल है एंड देन उनके ऊपर वाले पार्ट से ना एक स्प्रेयर जैसा चीज़ निकलता है, उनका जो ऊपर वाला ब्लोअर एरिया स्प्रे जैसा निकलता है, तो वो क्या एक्चुअली ब्लो होल्स बोलते हैं। तो वहीं से जो स्प्रे है वो सांस लेने का होता है। तो दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल डू नॉट हैव गिल्स, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स हैव गिल्स, फिश हैव गिल्स। ठीक है, होप आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एग्जाम से रेलेवेंट पॉइंट पढ़ाएंगे, इररेलेवेंट पोर्शन कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, सो दैट कि आपका टाइम बचे। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट्स नॉर्मली, अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्वेटिक प्लांट होती है, ये हो गया एक्वेटिक प्लांट, राइट। तो एक्वेटिक प्लांट का क्या स्पेसिफिकेशन है? In terrestrial plants, root normally play a very important role in the absorption of nutrients, okay, and water from the soil. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो भी जमीन पे रहते हैं, जितने भी प्लांट जमीन पे रहने वाला, तो वो उनका रूट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करना, एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना। बट जो एक्वेटिक प्लांट है, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो एक्वेटिक प्लांट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट को जगह पे बनाए रखना। पानी में जो प्लांट है ना उसको जगह पे बनाए रखना, ये नहीं कि बहाव आए और वो प्लांट बह के चला जाए, नहीं, उसको जगह पे बनाए रखना, एक ग्रिप बना के रखना कि सो दैट वो प्लांट में, वो वाटर में वो प्लांट एक जगह पे बने रहे। तो रूट्स का मेन फंक्शन वहाँ पे क्या है? हाउ रूट जो होती है रिड्यूस हो जाती है छोटे साइज में, एंड मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस,
होप आप ये पार्ट आपका क्लियर हो गया हो। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। तो स्टेम्स जो होती है ये प्लांट का, समझ लो ये स्टेम्स है, तो लॉन्ग होती है पहली चीज। तो पिक्चर में आप देख के समझ रहे होंगे कि कैसे लॉन्ग है, देख लो लॉन्ग है ना, तो ये लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला, अंदर में होती है एयर, अंदर में होती है एयर, ठीक है, तो अंदर से होता है खोखला, एंड लाइट मतलब बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। फिर आते हैं मेन पोर्शन पे। यहाँ पे क्या है, अब हम पढ़ेंगे डक के बारे में। डक का क्या एक्चुअली उनका डक का पैर जो होता है ना वो किस तरह बना रहता है। तो दे हैव वेव्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। तो डक का जो पैर होता है कुछ इस तरह से होती है, और उनका जो पैर होता है उस वेव्ड फीट की तरह होती है। नाव में जो हम लोग चापा चलाते हैं जिसके वजह से वो पुश करके वाटर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से डक का जो पैर है वो ऐसा वेव्ड फीट होता है जिसके वजह से वाटर को पुश करके डक वाटर में मूवमेंट बना सके। बहुत ही बेसिक चीज़ है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज़ है जो यूपीएससी चांसेस से पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बट हम पढ़ लेते हैं। कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो कंप्लीट नॉनसेंस कुछ पोएम है या कुछ पैराग्राफ है, वो किसने लिखा था, एडवर्ड लियर ने लिखा था। बस ये फैक्चुअल चीज़ है, कभी कभी यूपीएससी ऑथर का पूछ लेता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, रेस्पिरेशन क्या है। इधर का पार्ट मैं कुछ नहीं करवाऊंगा क्योंकि इधर का पार्ट से क्वेश्चन बनने का चांसेस बिल्कुल जीरो है। पूछेंगे ही नहीं यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट लगे तभी तो बताऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो बेकार में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो रेस्पिरेशन क्या है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जो हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बहुत ही बेसिक्स। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन कुछ फायदे लिखे हुए, रेस्पिरेशन क्या क्या होता है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। कहने का मतलब यही है कि जो हम खाना खाते हैं तो खाना से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो वो रेस्पिरेशन के हेल्प से होता है, ठीक है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग जो खाना खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, वो होता है रेस्पिरेशन के हेल्प से। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आवर बॉडी या द फूड वी ईट इज एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन। होप ये पार्ट आपका क्लियर हो गया हो। यहाँ पे एक और फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। किसी को मालूम है नहीं है पता नहीं, बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसका मतलब ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो अर्थवर्म जो है वो सांस कैसे लेता है, स्किन के थ्रू लेता है। उसकी कोई लंग्स नहीं होती, गिल्स नहीं होती, वो सीधे स्किन के थ्रू सांस लेता है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था कि ऑक्टोपस, स्क्विड, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, फिश, ह्यूमन, और अभी यहाँ पे अर्थवर्म, तो इनका जो सांस लेने का जितना भी प्रोसीड्यूर है, किसके थ्रू सांस लेते हैं, स्किन, लंग्स, गिल्स, ब्लो होल्स। तो ये सारा का आप चार्ट बनाओ और उसे अपने नोट्स में मेंशन करो, ठीक है। उनका ब्रीथिंग क्या होता है, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कर। ओके, नाउ खाना जो प्लांट बनाता है तो वो किस तरह से यूज करता है खाने को, उसके खाने बनाने के पीछे एनर्जी कहाँ से आती है। तो सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो सूर्य का इस्तेमाल प्लांट्स करता है, ऑब्वियसली धूप में ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है अगर मैं बताऊं आपको, तो फोटोसिंथेसिस अ प्रोसीड्यूर थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड, ठीक है। प्लांट खुद का खाना बनाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उसके लिए चाहिए CO2। तो प्लांट, आपने सुना होगा कि प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है, CO2 लेता है एंड O2 छोड़ता है, जिसकी वजह से फॉरेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कार्बन जो हमारा आजकल वर्ल्ड में कार्बन की जो अमाउंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका अमाउंट रिड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कम करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्टेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा नेचुरल वे है जिसके थ्रू हम अननेसेसरी कार्बन अपने एटमॉस्फेयर से, अपने अर्थ से एलिमिनेट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्शन है नहीं, जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। स्टिमुली क्या होता है, तो स्टिमुली में बता दूं, किसी भी चीज़ का रेस्पॉन्स अगर हम देते तो वो हो गया स्टिमुली। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, चलते चलते आंख में धूला पड़ गया, तो आंख हमने ऐसे पलक झपक ली है, तो पलक झपकना जो होता है वो होता है स्टिमुली। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक और इंफॉर्मेटिव चीज़ है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि छुई मुई पौधे के बारे में ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। तो
तो मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट, तो छुई मुई जो होती है जिसको छूते ही वो सिकुड़ जाती है, वो जो पौधा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मिमोसा। तो मिमोसा का दूसरा नाम टच मी नॉट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मिमोसा इज द कॉमन नेम ऑफ विच प्लांट, तो टच मी नॉट, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा पिक्चर से। जैसे यहाँ पे देखो, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, तो पिक्चर से एक हमें पता चलता है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म होती क्या है, तो प्लांट जब भी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है, लाइट की तरफ जाती है, उनका मूवमेंट रोशनी की तरफ होता है, तो वो होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो, यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है और यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है, तो प्लांट का जो डायरेक्शन है ग्रोथ का वो जाएगा सूरज की रोशनी की तरफ। आगे मूव करते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन अगर मैं बता दूं, किसी को पता नहीं है, तो एक्सक्रीशन इज एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब एलिमिनेटिंग वेस्ट क्या होता है, अब हम जो इनटेक करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इनटेक करते हैं लेकिन उसे निकालना भी ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, उसे जो निकालते हैं सुबह की प्रक्रिया में, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। हमारे पसीना जो निकलता है वो भी हो गया एक काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिन जो निकलता है वो भी हो गया काइंड ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो भी वेस्ट हम एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से, वो सारा हो गया एक्सक्रीशन के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है पढ़ाने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें दी गई है, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, काफ़ी है। Some plants are produced through parts other than seed. For example, a potato with a bud grows into a new plant. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में कि प्लांट प्रोड्यूस होता कैसे, प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अक्सर आपको मालूम होगा कि प्लांट जो रिप्रोड्यूस होता है वो बीज के थ्रू होता है, सीड्स के थ्रू, बट हम प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को काट के भी हम अगर बो देंगे ना मिट्टी में, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। वैसे ही अगर हम आलू जो होती है ना, कुछ इस प्रकार की होती है और उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो थोड़े थोड़े खुरदुरे बर्ड्स होते हैं। तो वो बर्ड्स को अगर आप ऐसे काटो और इसे इस पार्ट को यहाँ पे मिट्टी में आप बो दो, तो क्या होगा कि ये एक नया आलू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही है कि अगर प्लांट्स आपको बोना है तो उसका बहुत तरीका है, एक तो है सीड्स के थ्रू, दूसरा है प्लांट्स का पत्ते से भी होती है रिप्रोडक्शन, बर्ड से भी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे क्लास 9 में, जहाँ पे बहुत ब्रीफ में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, टेक ए कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। कहने का मतलब यही है कि रोज प्लांट या मेहंदी प्लांट का आप कट लीजिए और उसे बो दीजिए मिट्टी में और वो एक नया प्लांट बन जाएगा। और कुछ नहीं है, ये रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे हम। आगे मूव करते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, सारा मेन पोर्शन खत्म हो गया और बाकी की चीज़ें दी गई है, बस लेक्चर है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये आप ध्यान में रखो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे आप नोट डाउन कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही यूपीएससी पूछ लेता है। इनफैक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी क्लास 7 से एक क्वेश्चन पूछा था, पानीपति क्वेश्चन था। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, बट क्लास 7 के एक छोटे से पोर्शन से एनसीईआरटी से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। इट्स वेरी इजी टू क्रैक इफ़ यू नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड उसके नोट्स बना के आप बैठे रहो तैयार। स्टैटिक पोर्शन, जीएस पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने में, कोई नहीं रोक सकता, मैं लिख के गारंटी देता हूँ। बस आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और जो मैंने सोर्सेज मेंशन करी है वो सोर्सेज आप सीडीएस स्ट्रेटजी वाली बुक में जाओ, वीडियोस बन जाओ, और वहाँ पे मैंने दी गई है कि सीडीएस स्ट्रेटजी के लिए और सीएपीएफ स्ट्रेटजी दोनों एक ही है। जीएस का पोर्शन जो सीडीएस सीएपीएफ है दोनों एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप वो वीडियो देखो, आपको सोर्सेज मालूम चलेंगी, एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। और नया वीडियो आने वाला है, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, इसके ऊपर हम ब्रीफ वे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।